अभिवादन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय की बात कर रहे हैं जो खास तौर पर भारत के नज़रिए से लिखा गया है। और ये एक ऐसी पहेली से शुरू होता है जो आज दुनिया के हर देश के सामने है। पहेली ये है कि एक तरफ तो आज की दुनिया आर्थिक तौर पर इतनी गुंथी हुई है कि कोई भी देश पूरी तरह से अलग थलग नहीं रह सकता। जिसे आजकल डीकपलिंग कहते हैं, वो लगभग नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ देशों के बीच शक और होड़ इतनी बढ़ गई है कि कोई किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने को तैयार नहीं। तो सवाल ये है कि आप किसी के साथ व्यापार भी करना चाहते हैं और उस पर शक भी करते हैं, तो फिर आप करते क्या हैं? और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत होती है, जिसकी बात ये दस्तावेज करता है। देश अब सिर्फ मुनाफा या सबसे सस्ता माल कहाँ मिलेगा ये नहीं सोच रहे। अब उनकी सोच बदल गई है। वो अपनी ज़रूरी इंडस्ट्रीज जैसे टेक्नोलॉजी या दवाइयाँ, इनको बाहरी खतरों से बचाने में जुट गए हैं। सेफगार्डिंग कर रहे हैं। और वो ये भी पक्का कर रहे हैं कि किसी एक देश पर निर्भर न रहे, इसलिए बैकअप सप्लाई चेन बना रहे हैं। अच्छा, जिसे रिडंडेंसी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो चिप्स और सेमीकंडक्टर है, जहां अमेरिका और चीन एक दूसरे पर निर्यात के कड़े नियम लगा रहे हैं। तो चलिए आज इसी की गहराइयों में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भरोसे की इस कमी का असली मतलब क्या है, कौन सी नई ताकतें दुनिया को शक्ल दे रही हैं और भारत जैसे एक बड़ा देश इस उथल-पुथल में अपना रास्ता कैसे बना रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा यही है, भरोसे का संकट। दस्तावेज में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि ये संकट इसलिए गहराया क्योंकि कुछ बड़ी ताकतों ने अपने प्रतिद्वंदियों की रणनीतिक संस्कृति को ही गलत समझ लिया। ये एक बहुत अहम बात है। कई सालों तक पश्चिम को लगता रहा कि अगर चीन आर्थिक रूप से तरक्की करेगा तो वो भी धीरे धीरे उनकी तरह लोकतांत्रिक बन जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। चीन ने अपनी शर्तों पर तरक्की की और इसी गलतफहमी ने आज के इस टकराव की नींव रखी। और अब दुनिया एक ऐसे दौर में है जो ना तो 1990 जैसा है जब सिर्फ अमेरिका का दबदबा था, और ना ही ये शीत युद्ध जैसा है जहां दुनिया दो खेमों में बटी थी, जिसे बाइपोलर दुनिया कहते हैं। तो अगर दुनिया बाइपोलर नहीं है तो फिर है कैसी? क्या ये मल्टीपोलर है जहां कई बड़ी ताकतें हैं? दस्तावेज कहता है कि ये उससे भी ज्यादा पेचीदा है। अब कई ऐसे देश हैं जो किसी के खेमे में नहीं हैं। वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपने फैसले ले रहे हैं। ऑटोनोमस खिलाड़ी जैसा कहा गया है। हाँ, ऑटोनोमस खिलाड़ी। ये बड़ी ताकतों के बीच की लड़ाई में जो खाली जगह पैदा हुई है, उसका फायदा उठा रहे हैं। आप देखिए, तुर्की, सऊदी अरब, यहाँ तक कि ब्राजील जैसे देश भी अब सिर्फ अमेरिका या चीन का हुक्म नहीं मानते। वो अपने हितों के हिसाब से काम करते हैं। इसी को अराइवल ऑफ अदर्स कहा गया है, दूसरों का आगमन। बिल्कुल। अब खेल में सिर्फ 2-3 बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, बहुत सारे हैं। और ये भी कहा गया है कि अमेरिका ने जैसा दोस्ती और गठबंधनों का नेटवर्क बनाया है, वैसा दुनिया में कोई और देश शायद ही बना पाए। तो इस नई दुनिया की शक्ल कैसी बन रही है जहां कोई एक लीडर नहीं है? इसकी शक्ल एक भीड़-भाड़ वाले बाजार जैसी है, जहां कोई एक बड़ी दुकान नहीं है। कुछ देश बड़ी शक्ति बनने की होड़ में हैं, तो कुछ अपनी पुरानी हैसियत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां ताकत किसी एक जगह केंद्रित नहीं है, बल्कि कई देशों के बीच बटी हुई है। और ये ज्यादा लचीली है, पर साथ ही ज्यादा अप्रत्याशित भी। यहीं पर एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है जो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सार है। दस्तावेज कहता है कि आज ताकत की परिभाषा ही बदल गई है। बिल्कुल। पहले माना जाता था कि एक सुपर पावर को हर चीज में माहिर होना चाहिए। सबसे बड़ी सेना, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, सब कुछ। लेकिन दस्तावेज कहता है कि अब ये जरूरी नहीं है। अच्छा। आज की दुनिया में किसी एक खास क्षेत्र में महारत होना ही आपको बहुत प्रभावशाली बना सकता है। अब आपको हर विषय में 100 में से 100 नंबर लाने की जरूरत नहीं है। किसी एक में भी टॉप कर लिया तो काम चल जाएगा। एकदम सही पकड़ा। ठीक यही बात है। सोचिए, सऊदी अरब और यूएई के पास विशाल सेना नहीं है, लेकिन ऊर्जा बाजार पर उनका नियंत्रण उन्हें दुनिया में एक अहम खिलाड़ी बनाता है। और ताइवान? हाँ, ताइवान एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन दुनिया के सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स वही बनाता है। इसलिए अमेरिका और चीन दोनों के लिए वो जरूरी हैं। तो आज ताकत स्पेशलाइज्ड हो गई है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या प्राकृतिक संसाधन या फिर आपकी भौगोलिक स्थिति। कोई एक चीज भी आपको ग्लोबल मंच पर एक बड़ी आवाज दे सकती है। इसका असर तो जमीनी स्तर पर भी दिख रहा होगा। दस्तावेज कहता है कि अब दुनिया के अलग अलग इलाके अपने मसले खुद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और ये इसी बदलती हुई ताकत का नतीजा है।
अफ्रीका हो, खाड़ी देश हो या पश्चिम एशिया, अब वहां बाहरी महाशक्तियों का दखल पहले से कम हुआ है। अब वहां के जो स्थानीय देश हैं, जिन्हें रेजिडेंट प्लेयर्स कहा जाता है, वही ज्यादातर संघर्षों को हवा भी दे रहे हैं और उन्हें सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे वो सऊदी अरब और ईरान के बीच चीन ने जो समझौता करवाया था। बिल्कुल, बोले इसका एक बड़ा उदाहरण है। अमेरिका के बिना ही एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव हो गया। और ये सब किसी विचारधारा के आधार पर नहीं हो रहा, बल्कि पूरी तरह से लेन देन और जरूरत पर आधारित है। एकदम। आज सऊदी अरब और इजराइल जैसे देश, जिनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग हैं, ईरान के खिलाफ एक साथ आ सकते हैं। भारत और फ्रांस, जो लोकतंत्र हैं, टेक्नोलॉजी और रक्षा पर एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब देश अब ये नहीं देख रहे कि आपका सिस्टम कैसा है, वो ये देख रहे हैं कि क्या हमारे हित मिलते हैं। 1990 का वो दौर अब इतिहास बन चुका है। तो अगर पुरानी दुनिया का ढांचा टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि पुरानी संस्थाएं भी कमजोर पड़ रही होंगे। दस्तावेज में संयुक्त राष्ट्र की तो काफी तीखी आलोचना की गई है। हाँ, उन्हें एनाक्रोनिस्टिक यानी पुराने जमाने का कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो आज की हकीकत से मेल नहीं खाती। यूएन सुरक्षा परिषद को ही देख लीजिए, उसमें आज भी 1945 की दुनिया की झलक दिखती है। भारत, जर्मनी, जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पास स्थायी सीट ही नहीं है। और यूक्रेन पर हमले के वक्त तो यूएन कुछ कर ही नहीं पाया। बिल्कुल, क्योंकि एक स्थायी सदस्य रूस के पास वीटो पावर थी। ये संस्थाएं इसलिए काम नहीं कर पाती क्योंकि ये अक्सर सबसे निचले साझा बिंदु पर काम करती हैं। मतलब कोई भी प्रस्ताव इतना कमजोर होता है कि किसी को आपत्ति न हो। और इससे कोई ठोस फैसला हो नहीं पाता। नहीं हो पाता। इसी नाकामी की वजह से देश अब एक नए तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो नया तरीका है मिनिलैटरलिज्म। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान है। सोचिए कि अगर पूरे मोहल्ले की मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पा रहा, तो आप बस अपने 3-4 भरोसेमंद पड़ोसियों के साथ मिलकर एक छोटा ग्रुप बना लेंगे और अपनी समस्या सुलझा लेंगे। हाँ, बड़े स्तर पर देश भी यही कर रहे हैं। वे बड़ी बोझिल संस्थाओं को छोड़कर छोटे, लचीले और मतलब के ग्रुप बना रहे हैं। ये सुविधा के हिसाब से बने इंतजाम है। पहले तो ऐसे ग्रुप आस पड़ोस के देशों के ही होते थे, जैसे ईयू या आसियान, लेकिन अब ये भी बदल रहा है। हाँ, अब भूगोल की सीमाएं टूट रही हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब नए सदस्य। ये सब अलग-अलग महाद्वीपों में फैले हैं। और दूसरा बड़ा उदाहरण है द क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। दस्तावेज में इसे एक फ्रूगल यानी किफायती मॉडल बताया गया है। फ्रूगल मॉडल, इसका क्या मतलब है? ये कोई सस्ता गठबंधन है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई भारी भरकम शादी जैसा नहीं है जिसमें लाखों नियम और जिम्मेदारियां हों। ये एक लाइट वेट पार्टनरशिप है। कम खर्चा, कम कागजी कार्रवाई और सिर्फ जरूरी मुद्दों पर फोकस। अच्छा, इसमें कोई औपचारिक संधि नहीं है। आज के दौर में देश ऐसे ही लचीले गठबंधन चाहते हैं। ये जो छोटे और लचीले ग्रुप बनाने का ट्रेंड है, ये भारत के लिए तो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि दस्तावेज के मुताबिक भारत की विदेश नीति किसी एक सीधी साधी लाइन पर चल ही नहीं सकती। बिल्कुल, और यही भारत की रणनीति की खूबी भी है और चुनौती भी। दस्तावेज कहता है कि भारत के लिए दुनिया एक जैसी नहीं है, वो कई परतों में बटी हुई है। राजनीतिक मुद्दों पर भारत के लिए यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य ईयू और आसियान जरूरी हैं। लेकिन जब व्यापार की बात आती है तो तस्वीर बदल जाती है। तब अमेरिका, चीन, खाड़ी देश और ईयू सबसे बड़े भागीदार बन जाते हैं। और ऊर्जा सुरक्षा के लिए तो लिस्ट बिल्कुल ही अलग है। इराक, सऊदी अरब, रूस, यूएई और अब तो अमेरिका भी। सही कहा। और जब बात लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आती है तो भारत का झुकाव स्वाभाविक रूप से पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस और इजराइल की तरफ हो जाता है। तो मतलब भारत एक ही समय में कई अलग अलग दुनियाओं से डील कर रहा है। हाँ, वो किसी एक खेमे में बंद कर नहीं रह सकता। उसे इस विभेदित दुनिया में हर किसी के साथ अपने हितों के हिसाब से काम करना है। इसी नजरिए से देखें तो 2023 में हुआ ब्रिक्स का विस्तार ज्यादा समझ में आता है। उसे कई लोगों ने सिर्फ एक पश्चिम विरोधी कदम के तौर पर देखा था। हाँ, लेकिन दस्तावेज कहता है कि ये तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जो नए सदस्य जुड़े जैसे सऊदी अरब, यूएई, ईरान, उनके भारत के साथ भी बहुत गहरे संबंध हैं। इन देशों की असली प्रेरणा सिर्फ अमेरिका का विरोध करना नहीं था। उनकी चाहत एक बहुध्रुवीय दुनिया बनाने की थी। और साथ ही ये सभी देश यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार की भी मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने शायद पिछले कुछ दशकों में दुनिया को सबसे ज्यादा बदला है, कोविड महामारी।
बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव था। पिछले 30 सालों से दुनिया एफिशिएंसी के मंत्र पर चल रही थी। मतलब कोई भी चीज सबसे सस्ती और सबसे जल्दी कहाँ बन सकती है, बस वही देखो। और इसी वजह से दुनिया की ज्यादातर फैक्ट्रियां चीन में लग गईं। हाँ, लेकिन महामारी ने इस मॉडल की कमजोरियां उजागर कर दी। जब देशों को मास्क, पीपीई किट और दवाओं की जरूरत पड़ी, तो पता चला कि सप्लाई चेन तो टूट चुकी है। इसमें एक डर पैदा कर दिया और दस्तावेज कहता है कि अब दुनिया इफिशिएंसी से हटकर हेजिंग मेंटालिटी की तरफ जा रही है। इसका क्या मतलब है? हेजिंग का मतलब है जोखिम से बचाव करना। अब देश ये सोच रहे हैं कि भले ही कोई चीज कहीं और बनाने में 10% ज्यादा खर्च हो, लेकिन हमें उसका कुछ हिस्सा अपने देश में भी बनाना चाहिए। ताकि जरूरत पड़ने पर हम किसी और पर निर्भर ना रहें। बिल्कुल, ये एक तरह का इंश्योरेंस है। खासकर ग्लोबल साउथ के देशों ने वैक्सीन के अनुभव से ये कड़वा सबक सीखा कि जब संकट आता है तो हर कोई पहले अपने बारे में सोचता है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ टैंक और मिसाइल नहीं, बल्कि पीपी किट और अनाज के गोदाम भी हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस दस्तावेज का एक मुख्य बिंदु है। राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा अब बहुत व्यापक हो गई है। अब उसमें हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग सिक्योरिटी भी शामिल है। और इसी वजह से देश अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर इतना जोर दे रहे हैं। हाँ, अब किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता को एक राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा है? क्या देश अब अपनी सीमाओं को बंद कर रहे हैं? नहीं, दस्तावेज कहता कि ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन खत्म नहीं हो रहा, लेकिन उसका रूप बदल रहा है। लक्ष्य ग्लोबलाइजेशन को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे डी रिस्क करना है। डीकपलिंग और डी रिस्किंग, इन दोनों में क्या फर्क है? डीकपलिंग का मतलब है पूरी तरह से संबंध तोड़ लेना, जो कि नामुमकिन है। डी रिस्किंग का मतलब है कि आप व्यापार तो करेंगे, लेकिन अपनी निर्भरता को समझदारी से मैनेज करेंगे। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखेंगे। बिल्कुल। और ये जोखिम आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, डिजिटल पेमेंट, इन सब में डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी सबसे बड़े मुद्दे हैं। इसलिए अब ये जरूरी हो गया है कि नई सप्लाई चेन ऐसे साझेदारों के साथ बनाई जाए जिन पर आप भरोसा कर सकें। यहीं पर राजनीतिक व्यवस्था का सवाल उठता है। अब ये माना जा रहा है कि जिन देशों में लोकतंत्र हैं और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, वे ज्यादा भरोसेमंद साझेदार हैं। क्योंकि उनके सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता होती है। हाँ, और भारत भी शायद इसी दिशा में काम कर रहा है, जैसे क्वाड के तहत टेक्नोलॉजी पर सहयोग या फिर ईयू के साथ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाना। बिल्कुल। ये सब भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाने की कोशिशें हैं। अब मुक्त व्यापार समझौते भी सिर्फ ये देखकर नहीं किए जा रहे कि कितना आर्थिक फायदा होगा। अब ये भी देखा जा रहा है कि क्या वो देश हमारा एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बन सकता है। दस्तावेज के अंत में ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की मुश्किलों पर ध्यान खींचा गया है। यहाँ एक 3F संकट की बात हुई है, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर। ये क्या है? कोविड महामारी और फिर यूक्रेन संघर्ष ने विकासशील देशों की कमर तोड़ दी। खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल और खेती के लिए खाद, इन तीनों की कीमतें आसमान छूने लगीं। इससे इन देशों में महंगाई बढ़ी, कर्ज का बोझ बढ़ा और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। ये 3F संकट आज ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी चुनौती है। और इस संकट ने ग्लोबल साउथ और विकसित देशों के बीच की दरार को और चौड़ा कर दिया है। हाँ, क्योंकि ग्लोबल साउथ के देश इस बात से बहुत नाराज हैं कि विकसित देश दशकों से उन्हें खुले बाजार का उपदेश देते रहे। लेकिन जब महामारी आई तो उन्होंने ही सबसे पहले वैक्सीन और दूसरे जरूरी संसाधन जमा कर लिए और अपनी सीमाओं को बंद कर दिया। बिल्कुल। तो उन्हें डर है कि भविष्य में ऐसा फिर हो सकता है। ये भरोसे का एक और बड़ा संकट है। यहीं पर दस्तावेज भारत की भूमिका को एक रैलिंग पायर यानी एकजुट करने वाली शक्ति के तौर पर देखता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है। जब पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखा, या जब कोविड के दौरान अपने नागरिकों को प्राथमिकता दी, हाँ, तो उसने दुनिया को अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का एक मजबूत संदेश दिया। ग्लोबल साउथ के कई देश भारत के इन कदमों में अपनी आकांक्षाओं की झलक देखते हैं। और अंत में दस्तावेज इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी 80 साल पुरानी विश्व व्यवस्था अब लगभग खत्म हो चुकी है। हम एक बहुत ही अनिश्चित और खतरनाक दौर में जी रहे हैं। आतंकवाद है, महामारियां हैं, यूक्रेन जैसा बड़ा युद्ध है, अफगानिस्तान जैसा पावर वैक्यूम है
और पश्चिम एशिया में लगातार अस्थिरता है। यह एक साथ चल रही कई रणनीतिक प्रतिस्पर्धाओं का दौर है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जो अब किसी एक नियम या एक ताकत से नहीं चल रही। पुरानी व्यवस्था बिखर चुकी है और नई अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। दस्तावेज में इसे चीन के एक पुराने मुहावरे से समझाया गया है, आसमान के नीचे फैली महान उथल-पुथल। और दस्तावेज इस बहुत ही गंभीर बात पे खत्म होता है कि इस उथल-पुथल भरे दौर से निकलने के लिए शायद दुनिया को भारत जैसी एक सभ्यतागत राज्य व्यवस्था के धैर्य और दृढ़ता की जरूरत होगी। ये वाकई एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। किसी सभ्यतागत राज्य व्यवस्था के वो कौन से खास गुण या ऐतिहासिक अनुभव हो सकते हैं जो आज के इस बिखरे हुए और लगातार बदलते दौर में दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होंगे।